से कुछ देर पहले अमेरिका की जानिब से बार बार ये कहा जाता था कि एक स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल है ईरान में जो समझने के लिए तैयार है, जिनसे हम बात कर भी सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बीच में स्पॉयलर्स का किरदार अदा कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि अमेरिका की लाइन वाज़ेह हो चुकी है जिनके साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं? देखिए, इन्होंने जो मामलात अटैच किए हैं ईरान ने नेगोशिएशन और आगे जाने के, वो उनमें एक एलिमेंट जो है वो लेबनान के साथ भी रिलेटेड है। तो वो जो इजराइल का जो रोल है, देखिए ना, इजराइल इज द कंट्री जो अमेरिका को इस वॉर में लाया। नेतन्याहू वो पर्सन है जिन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को 47 ईयर के कॉन्फ्लिक्ट में फिजिकल इन्वॉल्व किया, जंग के अंदर चले गए, और इसको अमेरिका और ईरान का मामला शुरू करा के खुद लेबनान पे फोकस हो गया अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और बहुत सारी चीजों की वजह। तो उसने अमेरिका को इंटेंगल किया है, और जितनी स्मार्टनेस इंटेंगल की है, हमें ज़हन में यही रखना चाहिए कि ये वही स्मार्ट माइंड अब भी तो मौजूद है, उसी की एप्लीकेशन होते हैं। इंटरेस्ट इन द अमेरिकन सिस्टम। जी बेशक आप कहते रहे प्रेसिडेंट ट्रंप वॉर के खिलाफ हैं, पीपल लाइक लिंडसे ग्रैम, इस तरह के अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे, अभी देखे ना, जो इजराइल से या अमेरिका से क्रिटिक प्रेसिडेंट ट्रंप पे करते हैं, वो यही कहते हैं कि जी JCPO से ज्यादा कंसेशन या पास से ज्यादा कंसेशन तो इन्होंने दे दी है, इतना पैसा तो ओबामा ने नहीं दिया जितना ये देने वाले। तो ये वो स्पॉयलर्स हैं जो अपनी पॉलिटिक्स की वजह से, अपने इंटरेस्ट की वजह से इस वॉर को कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब देखिए, आपने वल्नरेबल कर दिया, पूरे GCC कंट्रीज को आपने वल्नरेबल कर दिया है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अब जब कुवैत पे अटैक किया गया ईरान की तरफ से, इसके रिस्पॉन्स में इनके ऊपर जब अटैक आए, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा इजराइल को हिट करते, और इजराइल ने हिट बैक किया है, और उसका फिर रिस्पॉन्स आया है कुवैत के अंदर। तो उसको एक नॉर्मल एक्शन कह रहे हैं ईरान का जो कुवैत में आया। तो ये जो GCC कंट्रीज है, ये भी अप्रीहेंसिव है कि ये किस तरह का सिक्योरिटी प्रोवाइडर है हमारा, जो हमें इतना बड़ा लाइट ले रहा है हमारे ऊपर अटैक को। तो कहने का मकसद ये है कि अमेरिका और इजराइल का जो गठजोड़ अभी तक, जिसको हम बोलते हैं ना हमेशा गठजोड़ है जी, वो वाकई अभी तक गठजोड़ की सूरत में आगे बढ़ रहा है। अभी इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन है, ठीक है, अमेरिका 15 से 20 दिन पहले सिचुएशन है। वकार हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद है। वकार साहब, कहिएगा, जिस तरह से जाहिद महमूद साहब ने भी कहा कि जो स्पॉयलर्स हैं वो इसमें फ़ायदा उठाते हैं, जिस तरह से पहले भी इसराइल की जानिब से ये जंग शुरू की गई और फिर अमेरिका को इसमें इन्वॉल्व किया गया, और फिर इसराइल लबनान की तरफ हो गया, वहाँ पर हमले शुरू कर दिए। क्या इसराइल यहाँ पर अभी भी कोई शरारत कर सकता है? ये अगर आप ओवरऑल ट्रेजेक्टरी देखें वॉर की, वो बड़ी जरूरी है। बिकॉज जब देखें शूटिंग वॉर हुई और उसके बाद आज उसमें डेफिनेटली स्कर्मिशेस हैं, लाइट मिसाइल अटैक्स भी हैं, लेकिन उस तरीके से एस्केलेट नहीं। सो आई थिंक दैट इज वन इंडिकेटर के अंडर आई वुड से कि चल रही थी डिप्लोमेसी, वो काम कर रही थी। लेकिन पब्लिक ओपिनियन बहुत बड़ी चीज है। ईरान में भी आई थिंक अभी भी शायद अखबारों में पोस्टर भी लग रहे हैं, तो सर्टन पीपल आर नॉट हैप्पी, और अपनी पब्लिक ओपिनियन को भी लाइक IRGC में ऐसे लोग होंगे कि नहीं, हमें लड़ाई जारी रखनी चाहिए। अब यहाँ तक कहा जा रहा है कि जी हमने जंग जीती है तो वाई वी शुड लूज इट ऑन नेगोशिएटिंग टेबल। ये सारी चीजें मेरे ख्याल चलती रहती है, लेकिन अगर ट्रेजेक्टरी देखें तो मेरे ख्याल में चीजें अमन की तरफ ही गई हैं। बाकी इतनी बड़ी देखें, अभी बात हो रही थी जन साहब की भी, जाहिद साहब कह रहे थे कि इतनी ज्यादा हॉस्टिलिटी रही है, एक पूरी आई वुड से 2 जनरेशन जो है वो दुश्मनदारी पे चली हैं, तो उसमें कूल डाउन करने में एक सवाल, लेकिन मेरे ख्याल में सेंस प्रिवेल, और बाकी 2 महीने हैं, इसमें चीजें इंशाल्लाह सेटल होंगी। आई एम श्योर इसमें इंटरनेशनल गारंटीज हैं, रशियन फेडरेशन की है, चाइना की है, पूरा रीजन देखें, एवरीबॉडी इज फेड अप। दिस इज वन वॉर जिसने हर किचन को इम्पैक्ट किया पूरी दुनिया में, और हाईली अनपॉपुलर। फर्स्ट टाइम इजराइल को फील हुआ है कि उनकी रेटिंग जो है या परसेप्शन है पूरी तरह डैमेज हुई है। उनके अपने लोग बड़े बड़े एनालिस्ट हैं या थिंकर्स लाइक एशकलॉन एलेक्जर हैं, बहुत इस तरह का जी कि वी आर इन द वर्स्ट पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री, यूज एज अ नेशन एंड इजराइल एज अ कंट्री जो है, और इससे निकले। तो बाकी लेट्स सी, इंशाल्लाह ताला उम्मीद की जा सकती है कि जो कोशिशें की हैं पाकिस्तान ने वो वकार हसन साहब, डे 1 से क्रिटिकल जितनी भी सिचुएशन रही, हमने उम्मीद नहीं छोड़ी और अच्छे की ही उम्मीद की। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं पैनल में। आबिद लतीफ़ साहब, हम तो इस मामले के ऊपर आपसे बात करते ही आ रहे हैं जब से ये मामला चल रहा है। जिस पोजीशन पर अब ये मामला पहुंच चुका है, आपका रिएक्शन इसके ऊपर क्या है? जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस पोजीशन पे ये पहुंच चुका है, क्योंकि पहले भी कई दफ़ा ये इसी पिछले 2-2.5 महीने के अंदर, और अगर आप ओवरऑल कह लें तो पिछले 100 डेज के अंदर
ये सिचुएशन आई है कई दफ़ा जब ये लगा कि शायद अब ये बिल्कुल जल्दी कुछ हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये मामला इतना कम्प्लेक्स था जी, और एक इस पूरे रीजन का सवाल था, पूरे अरब क्वेश्चन का सवाल था, और उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस थी, तो इसलिए जाहिर है दोनों साइड्स पे जो प्रपोजल्स आते थे, फिर काउंटर प्रपोजल्स आते थे, फिर उनकी करेक्शंस होती थी। लेकिन अब इस दफ़ा लग रहा है जी, जैसे स्टेटमेंट्स भी आई हैं और जो दोनों साइड से सिग्नलिंग है वो बहुत पॉजिटिव है, और अब यही लग रहा है कि इमिडिएटली कोई किसी सोल्यूशन का तो ऐलान नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली एक फ्रेमवर्क का ऐलान हो जाएगा। उस फ्रेमवर्क के लिए जो एक हॉल्टेड स्टेबिलिटी है वो जरूर आएगी, चाहे वो 60 दिन की हो, चाहे वो 50 दिन की हो, जिसके अंदर वो फ्रेमवर्क जो है वो एक्टिवेट होगा और अपना जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बातचीत भी होगी। क्योंकि अगर आप याद करें तो देखें, जब JCPO का मामला था और वो जब ईरान और P5+1 के दरमियान चल रहा था, तो वो नेगोशिएशंस 18 महीने चली थी, क्योंकि कम्प्लेक्स था। अभी भी ये इसी इशू के ऊपर अगर आप न्यूक्लियर पे देखें तो जो सिग्नल ईरान की तरफ से आए हैं वो उसी JCPO के अंदर जितनी कंसेशंस उसने दी थी, अभी भी वही रिपीट कंसेशंस देने के लिए तैयार है। वो जो इंडिकेशंस यही आ रही हैं कि वो इनरिचमेंट पे काफी हद तक उसको कर्टेल करने के लिए वो भी मान गया है, और अमेरिका भी उसको कंसेशन देने के लिए तैयार है। फिर स्टेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर भी काफी हद तक बात हो गई है, दोनों साइड उसको खोल देंगी, और फिर एक फ्रेमवर्क बनेगा कि उसको फ्यूचर में कैसे ईरान अगर इसको अपनी नेशनल टेरिटरी समझता है या उसको डिक्लेयर करेगा तो फिर किस तरह से वो मैकेनिज्म होगा। तो आई थिंक जी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे कहा भी जा रहा है कि एक आधे दिन के अंदर, और कल भी एक इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि जो G7 का इजलास है वो होने को जा रहा है, जिसमें इवन जो साइड लाइन पे ट्रम्प जो है मिडिल ईस्ट के बहुत सारे मुल्कों के साथ बातचीत, स्पेशली गल्फ स्टेट्स जिसमें कतर भी है, जिसमें UAE भी है, तो उनके साथ भी बातचीत करेंगे। ईरान के साथ वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट हैं, आई मीन थ्रू इंटरलोकेटर्स। तो आई थिंक जी उम्मीद है कि ये एक आधे दिन के अंदर इसका फ्रेमवर्क का जरूर ऐलान हो जाएगा। एक आधे दिन तक इस फ्रेमवर्क का ऐलान कर दिया जाएगा। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जाहिद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब कहिएगा, एक ये सवाल भी बनता है कि अगर ईरान की जो पुरानी हुकूमत थी, अगर उसे असैसिनेट ना किया जाता तो क्या वो भी इसी तरह से बातचीत के लिए तैयार हो सकती थी या टेबल टॉक के लिए? देखिए, जो अली खamenei हैं थे वो उन्हीं के दौर में JCPO हुआ, अमेरिका और ईरान का जो पिछला मुआहदा था उन्हीं के दौर में हुआ, और वो टॉक्स के काफी हामी थे। आई मीन वो नेगोशिएट कर रहे थे, और उसके बाद भी नेगोशिएशन के दौर होते रहे, तो वो इंडिकेट करता है कि वो इस चीज के ज्यादा सपोर्टर थे। आपने सिस्टम वहीं पे रखा, आपने पूरा जो आइडियोलॉजिकल उनका अप्रोच है वो वहीं की वहीं जारी रही, और एक 80 साल से ज्यादा उम्र का जो लीडर होता है उसकी डायनामिक्स डिफरेंट होती है। आपने 50-55 ईयर्स के यंग लीडर अभी लेकर आ गए आपकी पॉलिसीज की वजह से, अमेरिकन और मिसकैलकुलेशन की वजह से। तो ऑफ कोर्स ही इज नॉट एक्सपीरियंस दैट मच। ठीक है, वो उनके बेटे रहे हैं, सारा कुछ चीजें उन्होंने देखी हैं, लेकिन एक शख्स ऐसा लीडर अभी वहां पर क़यादत में आ गए हैं कि देखे जिनके वालिद, जिनकी वालदा, उनकी वाइफ, उनकी डॉटर, उनकी फैमिली को आपने एलिमिनेट किया, उस फ्रेम ऑफ माइंड से लीड करें, लेकिन उसके बावजूद बातचीत चल रही है। तो अली खamenei भी जो थे वो ज्यादा मॉडरेट मैं कहूंगा एज कम्पेयर टू द प्रेजेंट लीडरशिप। आल्दो कि हमने प्रेजेंट लीडरशिप को अभी हम फ्यूचर में देखेंगे कि हाउ दे टेक ईरान फॉरवर्ड, बातचीत हो रही है, लेकिन वो भी पीस के लिए, बातचीत के लिए तैयार रहते थे, बातचीत होती रहती थी। उन्हीं के दौर में जिनेवा में टॉक्स हुई, ओमान एफर्ट करता रहा, उससे पहले JCPO भी उन्होंने साइन किया। तो आई थिंक दे वर लिटिल मोर मॉडरेट एज कंपेयर टू द प्रेजेंट रेजीम जो इस वक्त ईरान के अंदर मौजूद है। वकार हसन था, अभी तक जितने भी मामला तय पाए ईरान और अमेरिका के दरमियान बार बार मुज़ाकरात होते थे, निगोसिएशन तक भी मामला पहुंचते थे, लेकिन फिर दोनों जानिब से स्टेबिलिटी नजर नहीं आती थी। अब चूंकि फाइनली इस मरहले तक पहुंच गए हैं और 60 दिन की मुद्दत जो इसमें ली गई है, आपको क्या लगता है कि ये निगोसिएशन मैच्योरिटी की तरफ जाएगी? ये सूरत हाल को फायदा देगी 60 दिन की मुद्दत? आई थिंक जो बेशक फ्रेमवर्क है, एक तो ये ले डाउन करेगा, और जिसके आई थिंक जो अपने रॉयटर जिससे पहले भी इसके पॉइंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, ये चीजें कैसे मूव करेंगी। साथ इम्प्लीमेंटेशन है, अगर फर्स्ट के स्टेट ऑफ हॉर्मस ने खुलना है, ब्लॉकेड उठना है, जिसमें दोनों साइडों की फोर्सेज ने मूव आउट करना है, शायद डी माइनिंग करनी पड़े, तो इन चीजों में टाइम लगता है। फिर उसके बाद आई थिंक जो मीटिंग होगी वो होनी है टेक्निकल नेचर की,
जिसमें स्पेशली यूरेनियम के रिलेटेड जो भी प्रपोजल बने हैं, एक तो ये था कि ईरान खुद इसको डिग्रेड कर दे 3% 3.2 पे ले आए, या किसी थर्ड पार्टी के हवाले किया जाए, या मतलब अमेरिकन उसको ले लें, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली शायद डिग्रेडेशन पे बात होगी, उसके सेफ गार्ड्स होंगे। इसी तरीके से फिर आ जाता है जो ईरान के फ्रोजन एसेट्स हैं या मुंजमद असासे हैं, उनको फेजेस में खोला जाएगा, ताकि फिर अभी आई थिंक एक खबर ये थी शायद यूएई ने ऑलरेडी कुछ चीजें जो हैं जो मतलब अभी पब्लिक डोमेन में है, लेकिन मे बी इट्स नॉट कंफर्म कि कपल ऑफ बिलियन ऑफ डॉलर ऑलरेडी उन्होंने डीफ्रीज कर दिए। इसके बाद फिर आ जाता है उनका जो बल्क है जो फ्रोजन बाय दी अमेरिकन गवर्नमेंट है सैंक्शन में, वो खुलना शुरू होगा। तो ये साझा ऐसा प्रोसेस और इसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी। ये मेरे ख्याल जो एग्रीमेंट हो रहा है लेट्स से फ्रेमवर्क है, ये भी इट इज बेस्ड ऑन जो अभी कुछ चीजें हो चुकी हैं, कुछ एश्योरेंसेज हैं, और उसमें आई थिंक पाकिस्तान ने काफी रोल प्ले किया है। सागर एक बड़ी वॉर से आप पीस की तरफ जा रहे हैं, देन यू आर नाउ ट्राइंग टू सॉल्व इट फॉर गुड। मतलब आप चाहते हैं कि इसका परमानेंट हल हो, सारी दुनिया चाहती है, ईरान भी चाहता है कि कल फिर उठ के कोई सदर इसको लेट्स से मुआहदे को खत्म करके दोबारा चढ़ाई ना कर दे, तो उसकी भी अहम गारंटीज होंगी। फिर एक खबर ये भी शायद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फिर इसकी गारंटी देगी, और इसको आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रीटी के तौर पे दिया जाएगा, बट आई डोंट नो उसके खदोखाल क्या होंगे। तो मेरे ख्याल में ये 2 महीने का टाइम है, और आप देखेंगे अभी मार्केट्स पे ऑलरेडी इम्पैक्ट नजर आता है, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, चाहे एनर्जी की मार्केट है, कि वो रीड कर रहे होते हैं लोग के भी आगे क्या आ रहा है। तो उसमें पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, भारत पे है, पूरे रीजन पे है, जो एनर्जी क्राइसिस हुआ है। तो आई एम श्योर चीजें ऐसा सब खुलेंगी तो एवरीबॉडी विल वेलकम इट।